ऑलराइट, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी ऑनलाइन क्लास में। सबसे पहले आपको बहुत बहुत नमस्कार और आभार हमसे जुड़ने के लिए। हम पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर जनन स्वास्थ्य, ये उसका पार्ट 2 है। इससे पहले के चैप्टर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक किया करें, या आप चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं। जितने भी मित्रों को नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, प्लीज़ वो नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर ज़रूर सेलेक्ट कर लें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक सूचना पहुंच सके। हम बात कर रहे हैं जनन स्वास्थ्य पर। इससे पहले के जो पार्ट 1 था उसमें आपने जाना था कि जनन स्वास्थ्य क्या होता है, अर्थात वह स्वास्थ्य जिसमें जननांग सुचारू रूप से कार्य कर रहे हों और जनन से संबंधित शारीरिक, मानसिक और सामाजिक पहलू स्वस्थ हों, उसे ही हम जनन स्वास्थ्य कहते हैं। और जनन स्वास्थ्य को ही बढ़ावा देने के लिए WHO प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाती है, जिसमें जनन स्वास्थ्य को भी प्रमोट करती है। साथ साथ में हमने ये भी जाना था कि जनन स्वास्थ्य में क्या क्या समस्याएं हैं और इसकी क्या क्या आवश्यकता है। साथ साथ में ये भी जाना था कि भारत सरकार की जनन स्वास्थ्य को लेकर के क्या क्या कार्यनीतियां हैं। अब उसके आगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है यौन संचरित रोग, क्योंकि अगर ये टॉपिक आप पढ़ते हैं तो काफ़ी रोग के बारे में जानेंगे जो कि यौन संबंधों द्वारा संचरित होते हैं। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और टॉपिक है हमारा यौन संचरित रोग। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे रोग जो संभोग के दौरान यौन संबंधों से परस्पर रोगी व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति में फैलते हों या संचरित होते हैं, क्या कहलाते हैं? यौन संचरित रोग कहलाते हैं। अर्थात ये जब भी फैलेंगे तो कैसे? यौन संबंध द्वारा ही फैलेंगे। जैसे कि मैथुन क्रिया। मैथुन क्रिया 3 प्रकार से होती है और ये तीनों प्रकार से फैल सकते हैं, मुख मैथुन, गुदा मैथुन और योनि मैथुन। तो ये तीनों मैथुन के द्वारा ये रोग फैल सकते हैं। तो इसकी परिभाषा हम लिख लेते हैं, फिर बारी बारी से प्रत्येक डिजीज पर बात करेंगे। तो यौन रोग क्या होते हैं? वह रोग जो संभोग के समय यौन संबंधों से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित होते हैं, क्या कहलाते हैं? यौन संचरित रोग कहलाते हैं। क्लियर होगी बात? क्या कहलाते हैं? यौन संचरित रोग कहलाते हैं। अर्थात वह रोग जो संभोग के समय यौन संबंधों से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, क्या कहलाते हैं? यौन संचरित रोग कहलाते हैं। इन्हें रजित रोग भी कहा जाता है। इन्हें रजित रोग अर्थात विनेरल डिजीज भी कहा जाता है। तो इन्हें रजित रोग भी कहते हैं। क्लियर हो गई बात? ठीक। मानव में ये रोग विभिन्न प्रकार के होते हैं, और हमने कहा कि ये रोग किसी भी प्रकार की मैथुन क्रिया से फैल सकते हैं। तो ये रोग हम लिख सकते हैं, ये रोग किसी भी प्रकार की मैथुन क्रिया जैसे एग्जाम्पल में हम लिख लेते हैं, जैसे योनि मैथुन, गुदा मैथुन तथा मुख मैथुन आदि से फैल सकते हैं।
क्लियर हो गई बात। वह रोग जो यौन संबंधों द्वारा परस्पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं यौन संचरित रोग कहलाते हैं। इन्हें रजित रोग या विनेरल डिजीज भी कहते हैं और ये किसी प्रकार की मैथुन क्रिया से फैल सकते हैं। इनके फैलने के चांसेस तब बढ़ जाते हैं जब एक व्यक्ति अनेक साथियों के साथ यौन संबंध करता है। अगर एक व्यक्ति एक ही साथी के साथ अगर यौन संबंध करता है तो ऐसे में रोग फैलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन ऐसा बहुत बार देखा गया है कि एक जो साथी है वो अनेक के साथ क्या करता है, प्रजनन क्रिया करता है। ऐसे में बहुत सारी डिजीजेज फैलती हैं। इसलिए मानव के लिए ये बिल्कुल भी सामाजिक रूप से माना नहीं जाता है कि जो एक व्यक्ति है वो एक से अधिक व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाए। तो हम लिख सकते हैं कि इन रोगों की फैलने की संभावना कब बढ़ जाती है, जब व्यक्ति एक से अधिक साथियों के साथ क्या करता है, यौन संबंध बनाता है। तो इन रोगों की फैलने की संभावना एक से अधिक व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाने से, इन रोगों के फैलने की संभावना एक से अधिक व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाने से अधिक हो जाती है। बनाने से क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। क्लियर हो गई बात। अब हम पढ़ लेते हैं मानव में होने वाले कुछ प्रमुख यौन संचरित रोग जो मानव में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम डालते हैं कि मानव में होने वाले कुछ प्रमुख यौन संचरित रोग, यौन संचरित रोग, जिसमें पहली आप हेडिंग डाल लें उपदंश। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जानना। उपदंश क्या है, उपदंश। इसको इंग्लिश में सिफिलिस कहते हैं। क्या कहते हैं, सिफिलिस कहते हैं। तो ये आप हेडिंग डाल लेंगे उपदंश, और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिफिलिस कहते हैं। तो यह रोग लिखेंगे, यह रोग किसके कारण होता है, एक जीवाणु होता है उसके कारण होता है। उस जीवाणु का नाम होता है ट्रिपोनीमा पैलिडम। क्या नाम होता है, ट्रिपोनीमा पैलिडम। 2 बार जरूर रिपीट करेंगे तभी नाम याद होगा। उपदंश जो सिफिलिस डिजीज है वो जीवाणु के कारण होती है और उस जीवाणु का क्या नाम है, ट्रिपोनीमा पैलिडम। तो यह रोग ट्रिपोनीमा पैलिडम नामक जीवाणु से होता है। यह किससे होता है, यह रोग ट्रिपोनीमा पैलिडम नामक जीवाणु से होता है। और हम लिख लेंगे ये कारक है, इस रोग का क्या है, ये कारक है। अब लिखते हैं लक्षण। इस रोग के आखिर लक्षण क्या है, तो इस रोग के लक्षण बाह्य होते हैं और पता चल जाते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि इसमें यौन संबंध के दौरान यदि किसी के जननांग में कहीं भी घाव है तो ऐसे में इस रोग के फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस रोग में क्या होता है कि सबसे पहले एक बैंगनी सा घाव हो जाता है, वृत्ताकार घाव बन जाता है और ये घाव करीब 2 से 6 सप्ताह का रहता है और इसके बाद ये घाव अपने आप ठीक होने लगता है। और ये तो ठीक हो जाता है घाव, लेकिन उसके साथ साथ जो त्वचा है, रुधिर परिसंचरण है और लसिका तंत्र में चिपचिपे पदार्थ की गिल्टियां बन जाती हैं और ये रोग और भी संक्रमण की ओर बढ़ने लगता है और ये समझ लीजिए बहुत खतरनाक स्टेज हो जाती है। इसके बाद जब इससे अधिक और संक्रमण होता है तो व्यक्ति में लकवा मार जाता है। क्या, लकवा हो जाता है या फिर वो पागल हो जाता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं लक्षण में, इसमें जननांगों के पास
जननांगों के पास बैंगनी वृत्ताकार घाव हो जाता है। और इसके बाद इसको इरेज कर देते हैं, फिर लिखते हैं दो से 6 सप्ताह में घाव ठीक होने लगता है, परंतु संक्रमण अधिक बढ़ने के कारण क्या बताया था हमने? त्वचा रुधिर परिसंचरण एवं लसिका तंत्र में चिपचिपे पदार्थ युक्त गिल्टियां बनने लगती हैं। क्या बनने लगती हैं? गिल्टियां बनने लगती हैं। क्लियर? अब इसके बाद यदि संक्रमण और इलाज नहीं हुआ तो इसके बाद संक्रमण और बढ़ जाता है। तो यहां हम लिख सकते हैं इलाज ना होने पर लकवा या पागलपन हो जाता है। क्लियर हो गई बात? अब इसकी बात करते हैं कि इसका उपचार क्या होगा। चूंकि ये बैक्टीरिया के कारण डिजीज हो रही है तो आपको पता है एंटीबायोटिक दवा का इस्तेमाल किया जाएगा और इसमें भी ऐसा किया जाता है। तो हम हेडिंग डालेंगे उपचार। क्या हेडिंग डालेंगे? उपचार अर्थात ट्रीटमेंट। और इसके ट्रीटमेंट में पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है। तो टेट्रासाइक्लिन और पेनिसिलिन प्रतिजैविक औषधियों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बात हो गई उपदंश की। उपदंश अर्थात सिफिलिस जो था वो किसके कारण हो रहा था? एक जीवाणु के कारण हो रहा था। और इसमें क्या हो जाता है? एक बैगनी कलर का, हल्का सा बैगनी कलर का पूरा वृत्ताकार घाव हो जाता है। और घाव धीरे धीरे तो ठीक होने लगता है, लेकिन उसके साथ साथ शरीर पर गिल्टियां बनने लगती हैं और धीरे धीरे लकवा मार जाता है। और अधिक कंडीशन हो गई तो इसमें मृत्यु भी हो जाएगी। और इसके उपचार के लिए टेट्रासाइक्लिन और पेनिसिलिन आदि प्रतिजैविक औषधियों का उपयोग किया जाता है। तो अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे और वो नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी सुजाक। क्या हो जाएगी? सुजाक। तो दूसरा रोग जो है उसका नाम है सुजाक। इसको इंग्लिश में गोनोरिया कहते हैं। GONORRHOEA गोनोरिया। स्पेलिंग जरूर याद रखिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक आपको नहीं करना है। गोनोरिया यह किससे होता है? यह होता है नाइसीरिया गोनेरी नाम के बैक्टीरिया से होता है। तो यह रोग नाइसीरिया गोनोरी GONORRHOEAE गोनेरी नामक जीवाणु से होता है। क्लियर? और इसके जो लक्षण होते हैं वो बाहर से दिखाई नहीं देते हैं। इसके लक्षण जो है वो बाहर से दिखाई नहीं देते हैं, परंतु क्या हो जाता है? मूत्र मार्ग में जलन हो जाती है, वहां पर सूजन हो जाती है, जिस कारण मूत्र त्यागते समय
फीमेल और मेल दोनों को बहुत ज़्यादा जलन हो जाती है। तो इसके लक्षण में हम लिख सकते हैं कि इसके लक्षण बाहर नहीं दिखाई देते, परंतु मूत्र मार्ग में जलन, मूत्र मार्ग में जलन इसका प्रमुख लक्षण है। क्लियर हो गई बात? मूत्र मार्ग में इसका जलन जो है वो प्रमुख लक्षण है, और इसी से पता चल जाएगा कि ये बीमारी हुई है सुजाक। और इसके उपचार के लिए भी क्या किया जाता है? इसके उपचार के लिए भी पेनिसिलिन आदि का इस्तेमाल किया जाता है। चूंकि ये भी कैसा है? जीवाणु जनित रोग है, तो उपचार में भी क्या लिख देंगे? पेनिसिलिन लिख देंगे। ठीक है, पेनिसिलिन लिख देंगे। उपचार में भी हम लोग पेनिसिलिन लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हो जाएगा इसके बाद रोग तीसरा रोग है क्लेमाइडिया। क्या है? तीसरा रोग है क्लेमाइडिया। तीसरी हेडिंग डालते हैं क्लेमाइडिया। क्लेमाइडिया इंग्लिश में भी लिख देंगे। क्लेमाइडिया ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्लेमाइडिया, और ये भी एक प्रकार का जीवाणु जनित रोग है जो कि क्लेमाइडिया ट्राइकोमेटिस द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? क्लेमाइडिया ट्राइकोमेटिस द्वारा होता है। तो यह रोग क्लेमाइडिया ट्राइकोमेटिस नामक जीवाणु से होता है। ठीक है, ये भी एक प्रकार का जीवाणु जनित रोग है। और इसका लक्षण क्या होता है? इसका लक्षण होता है, लक्षण में लिख लेंगे। तो इसका लक्षण होता है कि पुरुष में ये क्या करता है? जो मूत्र मार्ग शोथ है वो उत्पन्न करता है, साथ साथ में अधिवृषण शोथ भी उत्पन्न करता है। तो हम लिख सकते हैं नर में मूत्र मार्ग शोथ जिसे इंग्लिश में कहते हैं यूरेथ्राइटिस एवं अधिवृषण स्रोत। अधिवृषण को क्या कहते थे? एपिडिडाइमिस। तो ये हो जाएगा एपिडिडाइमिटिस रोग मूत्र शोथ और अधिवृषण शोथ उत्पन्न करता है, साथ साथ में। और मादाओं में क्या है? और मादाओं में ग्रीवा शोथ उत्पन्न करता है, अर्थात इसे हम सर्विकाइटिस कह सकते हैं। सर्विकाइटिस। तो इसमें क्या हो जाता है? नर में जो मूत्र मार्ग है वो सूज जाता है, जिस कारण बहुत ज़्यादा जलन उत्पन्न होने लगती है। साथ साथ में मादाओं में जो ग्रीवा भाग है योनि का वो सूज जाता है, जिस कारण जलन होने लगती है। और इसका उपचार जो है, चूँकि क्या है, ये भी एक प्रकार की बैक्टीरियल डिजीज है, इसलिए इसके उपचार में भी क्या इस्तेमाल किया जाएगा? टेट्रासाइक्लिन एवं डीऑक्सीसाइक्लिन। क्या उपयोग किया जाएगा? टेट्रासाइक्लिन एवं डीऑक्सीसाइक्लिन। इसके उपचार में क्या उपयोग किया जाता है? टेट्रासाइक्लिन एवं डीऑक्सीसाइक्लिन। तो क्लेमाइडिया जो रोग है वो भी एक जीवाणु जनित रोग है, और ये भी यौन संबंध के द्वारा एक रोगी से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में फैलता है। और इसका जो लक्षण होता है, ये नर में मूत्र मार्ग शोथ अर्थात यूरेथ्राइटिस और अधिवृषण शोथ अर्थात एपिडिडाइमिटिस उत्पन्न करता है। साथ साथ में यह मादाओं में ग्रीवा शोथ जिसे हम सर्विकाइटिस कहते हैं, क्योंकि सर्विक्स का मतलब क्या होता है? ग्रीवा भाग। तो सर्विकाइटिस उत्पन्न करता है, जिस कारण
जलन होने लगती है और काफ़ी परेशानी होती है मूत्र या किसी भी प्रकार के स्राव से। तो इसमें लिख सकते हैं जननांगों के स्राव से बेहद जलन होती है, बेहद जलन होती है। क्लियर हो गई बात। और इसके उपचार के लिए टेट्रासाइक्लिन एवं डीऑक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है। अब अगली डिजीज जो है वो है जननांगों का हर्पिस रोग, जिसे कहते हैं जेनाइटल हर्पिस। चौथी हेडिंग है जननांगों का हर्पिस अर्थात जेनाइटल यह एक विषाणु जनित रोग है, यह एक विषाणु जनित रोग है। कैसा रोग है? विषाणु जनित रोग है जिसका कारक कौन होता है? जिसका कारक होता है हर्पिस सिम्प्लेक्स सेकेंड विषाणु। कौन होता है? हर्पिस सिम्प्लेक्स विषाणु सेकेंड, जिसका कारक हर्पिस और हर्पिस दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हर्पिस सिम्प्लेक्स विषाणु सेकेंड कौन है? हर्पिस सिम्प्लेक्स विषाणु सेकेंड है। और इस रोग के जो लक्षण होते हैं वो लक्षण होते हैं जननांगों में घाव, सूजन, पीड़ा और स्राव। तो ये है इसके लक्षण। और इसके उपचार के लिए एक विशेष प्रकार की दवा का इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है ये साइक्लोविर। इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम अगली बीमारी पे चलते हैं। और जो अगला यौन जनित रोग है वो है जननांगों का मस्सा। क्या है? जननांगों का मस्सा। पांचवी डिजीज है जननांगों का मस्सा। जेनाइटल वार्ट्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? जेनाइटल वार्ट्स। जेनाइटल वार्ट्स यह रोग यह एक विषाणु जनित रोग है। विषाणु जनित रोग है जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस अर्थात HPV से होता है लक्षण। तो इसका जो लक्षण होता है इसमें स्त्री के योनि भाग में क्या हो जाते हैं? सबसे पहले संक्रमण होते ही धीरे धीरे छोटे छोटे काले काले मस्से बनने तैयार हो जाते हैं और ये मस्से बड़े होकर के कैंसर का रूप ले लेते हैं। तो संक्रमण होने पर हम लिख सकते हैं संक्रमण होने पर स्त्रियों के यौन में छोटे छोटे मस्से बन जाते हैं और धीरे धीरे ये यहाँ लिख लेंगे, धीरे धीरे ये किसका रूप ले लेते हैं? कैंसर का रूप ले लेते हैं। किसका रूप? कैंसर का रूप ले लेते हैं। काफी खतरनाक बीमारी है। और इसका जो उपचार है, अब पता है आपको जो कैंसर का उपचार होता है
वो लेजर सर्जरी होती है। तो इसका उपचार है लेजर सर्जरी या अल्फा इंटरफेरॉन औषधि। इसके दो उपचार हैं, या तो लेजर सर्जरी द्वारा मस्से को हटाया जाए या फिर इंटरफेरॉन दवा का सेवन किया जाएगा। अब हम चलते हैं अगली डिजीज पर। अगली डिजीज है ट्राइकोमोनियसिस। यह किसके द्वारा होता है? यह डिजीज एक प्रोटोजोआ के कारण होता है जिसका नाम होता है ट्राइकोमोनास वेजाइनेलिस। क्या नाम होता है? ट्राइकोमोनास वेजाइनेलिस या ट्राइकोमोनास वेजाइनेलिस नामक प्रोटोजोआ द्वारा होती है। क्लियर? और इसमें क्या होता है? इसमें नर के मूत्र मार्ग और मादा के योनि मार्ग में संक्रमण हो जाता है, जिससे कि जलन होती है और साथ साथ में दुर्गंध युक्त सफेद पानी भी निकलने लगता है। तो लक्षण में लिख देंगे नर के मूत्र मार्ग एवं मादा के योनि मार्ग में संक्रमण के फलस्वरूप जलन के साथ दुर्गंध युक्त सफेद पानी निकलता है। क्या निकलता है? सफेद पानी निकलता है। इसके उपचार में आरियोमाइसिन तथा टेरामाइसिन का इस्तेमाल किया जाता है। टेरामाइसिन का उपयोग किया जाता है। अब अगली डिजीज की बात करते हैं, और अगली डिजीज जो हो जाएगी वो हो जाएगी AIDS अर्थात एड्स, जिसका संक्रमण HIV नामक वायरस से होता है। और आप सभी जानते हैं AIDS क्या हो जाएगा? AIDS यह रोग रेट्रोवायरस द्वारा होता है। रेट्रोवायरस के HIV वायरस से होता है, यानी HIV से होता है। HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इस रोग में क्या होता है कि मनुष्य की जो प्रतिरक्षण क्षमता है, अर्थात रोगों से लड़ने की जो क्षमता है, वो कम हो जाती है, जिस कारण वो बीमारियों से जूझते हुए मर जाते हैं। आप सबको पता है कि इस बीमारी की अभी तक कोई निश्चित दवा खोजी नहीं जा सकी है, लेकिन प्रयास लगातार किए जाते हैं। तो इसका जो लक्षण होता है, लक्षण में आप लिख सकते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसको भी जरूर नोट कर लीजिएगा। तो इसके लक्षण होते हैं प्रतिरक्षा क्षमता में कमी, प्रतिरक्षण क्षमता में
कमी इसका प्रमुख लक्षण है। और जो इसका उपचार है कि इस रोग से बचाव ही उपयुक्त उपाय है। साथ साथ में आप ये भी लिख सकते हो, भारतीय औषधि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय एड्स संस्थान पुणे द्वारा TGAA-CO9 आदि जैसी वैक्सीन का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई कि जो एड्स है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, वो HIV के कारण होता है। और इसमें जो मनुष्य की प्रतिरक्षण क्षमता है, अर्थात रोगों से लड़ने की क्षमता है, वो कम हो जाती है। और इसके लिए विभिन्न औषधियों का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि अभी तक कोई निश्चित औषधि का निर्माण नहीं हो पाया है। साथ साथ में भारत की तरफ से भारतीय औषधि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय एड्स संस्थान पुणे द्वारा TGAA-CO9 आदि जैसी वैक्सीन का निर्माण किया गया। साथ में चीन ने भी इसकी वैक्सीन का निर्माण किया है। तो अब हम अपने अगली डिजीज की ओर चलते हैं। और अगली डिजीज जो है यकृत शोथ, जिसे हेपेटाइटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेपेटाइटिस बोला जाता है। और इसका जो संक्रमण होता है वह विषाणु द्वारा होता है, या विषाणु संक्रमित रोग है जिसमें यकृत में सूजन आ जाती है। क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है। आपने देखा होगा हेपेटाइटिस बी के टीके बच्चों को लगवाए जाते हैं, तो इसमें क्या हो जाता है? यकृत में सूजन आ जाती है। इसका जो लक्षण है, भूख ना लगना, मितली, चक्कर आदि, यह इसका क्या है? यह इसका लक्षण है। साथ साथ में अगर उपचार की बात करें तो उपचार में हेपेटाइटिस बी के लिए HBV टीके का प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो गई बात? तो अब हम बात करते हैं कि यौन संचालित रोगों से कैसे बचा जा सकता है और इसका उपाय और रोकथाम क्या है। अभी तक हम लोग जान रहे थे कि यौन संचालित रोग क्या है, और अब बात करेंगे यौन संचालित रोगों से बचाव और रोकथाम। तो हमारी हेडिंग हो जाएगी यौन संचालित रोगों से बचाव एवं रोकथाम। क्या हेडिंग हो जाएगी? रोकथाम। कैसे बच सकते हैं
यौन संचालित रोगों से, तो सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा कि अनजान एवं अनेक व्यक्तियों के साथ यौन संबंध नहीं करना चाहिए। तो अनजान एवं अनेक व्यक्तियों के साथ यौन संबंध नहीं बनाने चाहिए। और अगला पॉइंट हो जाएगा, यौन संबंध बनाते समय अवरोधक का प्रयोग करना चाहिए। अवरोधक का प्रयोग करना चाहिए। साथ साथ में जो अगला पॉइंट हो जाएगा बचाव का, वो अगला पॉइंट होगा कि जब भी ब्लड का आदान हो रहा हो या किसी भी सिरिंज या इंजेक्शन को लगाया जा रहा हो तो कैसा होना चाहिए, निजर्मीकृत होना चाहिए, अर्थात स्टेरलाइज इंजेक्शन का इस्तेमाल करना चाहिए। तो निजर्मीकृत सिरिंज का प्रयोग करना चाहिए। और अगला है जननांगों की सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। विशेष ध्यान देना चाहिए। क्लियर? कोई भी समस्या आने पर, कोई भी जननांग संबंधी समस्या होने पर कुशल यौन चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। और अगला पॉइंट हो जाएगा, यौन रोगों के प्रति जागरूक बनना चाहिए। तो आई थिंक आप सभी भी यौन रोगों से संबंधित जागरूक हो चुके होंगे, क्योंकि मैंने कोशिश किया है लगभग 8 यौन रोगों के बारे में जानकारी देने की, साथ साथ में उनके लक्षण क्या है और उनके उपचार क्या क्या है। तो ये बड़ा टॉपिक था, कवर हो चुका। आई थिंक अब आपके मन में कोई डाउट नहीं रह गया होगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर लिखा करें। रही बात नोट्स के लिए, तो नोट्स के लिए आप कमेंट में कभी मत लिखें। नोट्स के लिए आप हमारे कम्युनिटी सेक्शन में आएँ, वहाँ पर पोस्ट होती है, पोस्ट पे आप जितना चाहे उतने कमेंट कर सकते हैं। और नोट्स अपलोड होती है वहीं पर कम्युनिटी पोस्ट में ही आपको लिंक मिल जाती है। जितने भी रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उन सबको मालूम है कि सर जी नोट्स कहाँ प्रोवाइड करते हैं। आप ऐसे ही टॉपिक्स को पढ़ते रहें और जल्द से जल्द इस चैप्टर को भी कंप्लीट कर दिया जाएगा। चूँकि आज का टॉपिक देखा आपने कितना बड़ा था, इसलिए समय अधिक लग गया है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। साथ साथ में अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। बहुत बहुत धन्यवाद।